हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमारी 10 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। और आप लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने पहले ही बताया था कि भाई यदि आना है तो रेगुलर आओ, ऐसे मत आओ, कभी कभी मत आओ। ऐसे तो तुम पूरी लाइफ गुजर जाएगी तुम्हारी सीखते सीखते, तब भी कुछ नहीं आएगा। आज हमारी नंबर सिस्टम की 11वीं क्लास है, और हमने आखिरी क्लास में पढ़ा है नंबर सिस्टम में शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय में हमारे तीसरा टाइप हो चुका है, आज चौथा टाइप है। तो अभी बताओ, तुम अगर शेषफल प्रमेय से ही आ जाते तुम लोग तो और भी अच्छा होता। अब क्या सीखोगे यार, बताओ। 2-3 टाइप और पढ़ेंगे अभी शेषफल प्रमेय में, ठीक है। अब कोशिश करूंगा कि सीख पाओ, लेकिन अब सीख नहीं पाए शेषफल प्रमेय को तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम शुरू से नहीं आए शेषफल प्रमेय में, ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम की तुम्हारी और क्लासेस छूट चुकी थी, लेकिन शेषफल प्रमेय में शुरू से आते तो और अच्छे से सीख पाते। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों की गलती है ना, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, और इसीलिए तुम लोगों को कुछ नहीं आ पा रहा है, सच बता रहा हूँ भैया, ठीक है भाई। खासकर तू 2 दिन आवेगा बस, और फिर नहीं आने का, फिर ऐसे ही हो जाएगा, पता नहीं क्या। चलो, मैं भी इसको रख दूं, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक समझ ले हम। आज का हमारा टाइप है टाइप नंबर 4। ध्यान दो यहाँ, टाइप नंबर 4। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मैथ को पढ़ाता हूँ तो टाइप वाइज ही पढ़ाता हूँ, जिससे बच्चे के और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हमारा आज का टाइप है, यदि ए एक प्राकृत संख्या है, यदि ए एक प्राकृत संख्या है तो ए हमेशा अपने गुणनखंडों से विभाजित हो गई, ठीक है। यदि एक प्राकृत संख्या है तो ए हमेशा अपने गुणनखंडों से विभाजित होगी। अभी उतारने की जरूरत नहीं है, पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी पेन को रखो नीचे और यहाँ समझने की कोशिश करो, उतारना जरूरी नहीं है, जितना समझना जरूरी है। अभी मैंने यहाँ ए को क्या बताया कि ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है, किस किसने क्लास देखी? प्राकृत संख्या कौन सी हो, जो एक से स्टार्ट और जो अनंत तक। वेरी गुड, ठीक है। जो वे संख्या प्राकृत संख्या होती है जो हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, वे अनंत तक जाएगी। वे सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। 1 से शुरुआत होने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या, और जो कहाँ तक जाती हो, अनंत तक जाती हो। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि लगातार संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे लगातार 1 2 3 और ऐसे ही अनंत तक जा रही है, तो ये लगातार ही तो है। तो लगातार संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या। अब इन प्राकृत संख्याओं में हमारी सारी संख्याएं आ जाती है, बहुत सारी संख्याएं। इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हमारी
विषम संख्या होती है, सम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो सभी प्रकार की लगभग यहीं से ही मिल जाती है हमारी सारी संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या क्या है मैंने अच्छे से बताया है, जो हमारी क्लास मैंने पढ़ा दी है प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड। यदि किसी ने नहीं देखे तो वहां जाकर के प्राकृत संख्याओं को अच्छे से देख ले। और वहां प्राकृत संख्याओं के बारे में ही नहीं बताया गया है, वहां भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, हर प्रकार की संख्याओं को बताया गया है बहुत ही डिटेल के साथ में। यदि एक प्राकृत संख्या है तो वह किससे विभाजित होगी, हमेशा अपने गुणनखंडों से विभाजित होगी। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, यदि ए को प्राकृत संख्या बता सकते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या ले लूँ। यदि मैं ए को ले लूँ यहाँ 6 ले लूँ, ठीक है, ये भी तो प्राकृत संख्या है। ए क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और मैंने ये बताया कि यदि ये एक प्राकृत संख्या है तो ये 6 जो है हमारा किससे विभाजित होगा, अपने हमेशा फैक्टर से विभाजित होगा, हमेशा होगा, चाहे कोई सा भी फैक्टर हो। तो 6 के फैक्टर क्या क्या है यहाँ, सबसे पहले तो 1 होता है, किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। फिर जो इसको इससे अगला फैक्टर कौन सा है, जो इससे 6 को विभाजित कर दे, 2। फिर कौन है यहाँ, 3, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, कौन करेगा इसके बाद, 6। बस यही तो है। इसके फैक्टर कितने हैं, ये भी पूछा जाता है कि इसके फैक्टर बताओ, तो कितने फैक्टर है इसके, 6 के फैक्टर कितने, 4। वो अलग टॉपिक है, वहाँ अच्छे से ज्ञात करेंगे, अभी ये नहीं पूछा जा रहा कि कितने फैक्टर हैं। तो इसके 4 फैक्टर है। अब चेक करते हैं ये एक से विभाजित है या नहीं है। ये 1 से तो हर एक संख्या विभाजित हो जाती है। प्राकृत संख्या, मैं दशमलव वाली नहीं बता रहा यहाँ, प्राकृत संख्या किससे विभाजित होती है, हमेशा 1 से होती है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य कोई भी हो, हमेशा 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, प्राकृत संख्याओं को, दशमलव वाली को नहीं बोल रहा मैं यहाँ। ठीक है, 2 से हो जाएगा कहीं, 2 से भी हो रहा है विभाजित, 3 से हो रहा है, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो ही रहा है। और मैंने यही लिखवाया है कि यदि ए एक प्राकृत संख्या है तो वह किससे हमेशा विभाजित होगा, अपने गुणनखंडों से विभाजित होगा ए। ठीक है, तो सभी से विभाजित हो जाएगा। यदि मुझे यहाँ पूछ लिया जाए कि यदि ए को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, तो 2 से विभाजित करूंगा तो इससे तो पूरा कट रहा है 2 से, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। यदि ये पूछ लिया जाए कि 3 से विभाजित किया जाए तो 6 को, तो क्या शेषफल बचेगा, 0। यदि 6 से विभाजित किया जाए इसे 6 को, तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ, 0। यही बात है ना। तो यहाँ से मुझे भी क्या मालूम हुआ कि यदि 6 को किसी भी संख्या से विभाजित कर रहा हूँ, इसके गुणनखंडों से विभाजित कर रहा हूँ, तो हमेशा ये 6 क्या हो रहा है, उन शेषफल क्या बच रहा है, वहाँ हमेशा 0 बच रहा है। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ ये मालूम कर रहा हूँ कि ऐसा कौन कौन से इसके गुणनखंड है जिससे ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो एक कौन सा है, 1 है, एक कौन सा है, 2 है, एक कौन सा है, 3 है और एक कौन सा है, 6। तो सारे यही तो इसके गुणनखंड, और सभी से ही हो रहा है ये, बाकी तो इसके गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखवा भी दिया है कि यदि ए एक प्राकृत संख्या है तो ए हमेशा अपने गुणनखंडों से विभाजित होगा। और ध्यान से सुनो, सबसे हमारी छोटी, ये लिखवाए हुए हैं मैंने वैसे तो, सबसे पहले सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बता दो जरा। बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए पेपर में बहुत बार, तो बता दो, एक एक से पूछूंगा अभी। राहुल बता। पता नहीं, संकेत, एक है, एक, एक, सबका एक ही आंसर है कि एक किसी भी एक कॉमन संख्या है, हर एक संख्या को क्या कर देता है, वो विभाजित कर देता है। एक तो हर एक संख्या को विभाजित कर देता है। ठीक है,
तो हमारी दो दो को पता करेंगे कि ये भाज्य है या नहीं, ये कहाँ है भाज्य है, तो अभाज्य संख्या है दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, दो है, ठीक है। तो ये एक से भाग होगी या दो से। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। जिसके दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। तो सबसे तीन, तीन भी एक अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो अगली संख्या कौन सी आएगी हमारी, चार। चार के एक, एक से विभाजित होगा, दो से होगा, तीन से नहीं होगा और चार से होगा। और जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इतना सिंपल सा था। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है यहाँ, अगर ये पूछ लिया जाए। विषम भाज्य संख्या तीन है। मैं भाज्य पूछ रहा हूँ, अभाज्य नहीं। तीन एक अभाज्य संख्या है जिसको हम, एक नहीं है, ठीक है, विषम है ये, एक नहीं है। तीन अभाज्य संख्या, ये भी इसके दो से, इसके दो गुणनखंड है, इसके भी दो गुणनखंड है। और इससे आगे आ गई हमारी पांच, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। मैं भाज्य संख्या पूछ रहा हूँ जिसको विभाजित किया जा सकता है। एक कौन सी आएगी, सात, ये भी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अब आएगी हमारी नाइन, और इसके कितने गुणनखंड है, तीन है, एक भी है और एक खुद ये नौ है। तो तीन गुणनखंड तो हो गए। और जिसके दो से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्या होती है, इनके नहीं है दो से अधिक, ठीक है। इनको काटने के लिए, ये तो केवल एक को तो छोड़ेंगे, इसको काटने के लिए तीन की जरूरत पड़ेगी और एक की, इसको काटने के लिए पांच की और एक की, इसको काटने के लिए सात की और एक की, और इसके तीन गुणनखंड हो गए। तो जिसके तीन गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो होती है भाज्य संख्या। तो इतने कमजोर मत बनो, ठीक है, क्लास देख ही लो ऐसा नहीं काम चलेगा किसी का भी। ये मेरा टॉपिक नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, टॉपिक है मेरा शेषफल प्रमेय से रिलेटेड। तो यदि एक ए प्राकृत संख्या है तो वह अपने गुणनखंडों से क्या होगी, हमेशा विभाजित होगी। और भी संख्या देख सकते हैं हम, यदि मैं यहाँ लिखूं 15, ठीक है, तो इसके फैक्टर तीन है और एक भी है, ठीक है, एक पाँच भी है और एक फिर आएगा 15, बस इससे अलग कुछ नहीं है। इससे अलग 15 को भाग दिया ही नहीं जा सकता है। और इसके फैक्टर भी यही है, ये हर एक फैक्टर से विभाजित होगा 15, 15 से भी होगा, 5 से भी होगा, 1 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो कोई भी प्राकृत संख्या अपने हमेशा गुणनखंडों से विभाजित होती है, ये इन सभी से विभाजित है, ठीक है। ये भी अभी ध्यान से सुनो, मुझे बताना क्या था यहाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ, यदि संख्या ए और बी एक प्राकृत संख्या है, यदि ए और बी एक प्राकृत संख्या है तथा ए और बी की पावर, ठीक है, पावर मतलब घात, यहाँ ये, ठीक है, ए और बी की पावर मतलब घात समान हो तो क्या होगा। यदि ए और बी एक प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है, ए बी कुछ भी नंबर हो सकता है, वो 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 115 हो सकता है, ए और बी कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों की घात क्या हो, यहाँ
समान हो, तो हम इसकी 4 कंडीशन पढ़ेंगे। 4 कंडीशन में इसमें हम आंसर कैसे कैसे देंगे। हमारी पहली कंडीशन है, यदि ए और बी की घात ओड विषम हो। यहां मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। तो देख लो ए और बी की घात क्या है, यहाँ समान है कि नहीं। हाँ, यदि ए और बी की घात ओड यानी विषम हो, और क्या होनी चाहिए, ए और बी की घात हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ए और बी की घात यहाँ देखो समान है कि नहीं। यदि कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में ए और बी की घात क्या मिले, देखने को समान मिले, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि ए और बी की घात कौन सी है, ओड है। कौन सी है, ओड है। ठीक है, यानी विषम संख्या। विषम संख्या कोई भी हो सकती है, वो एक हो सकती है। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी कौन सी है, 3। सच में तुम्हें तो कक्षा 1 में एडमिशन ले लेना चाहिए। हाँ, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो ध्यान दो, यहां यदि ए की पावर क्या है, यहाँ समान है, ए और चिन्ह है मेरा यहाँ माइनस। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, यहाँ समान है, और मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ एन क्या है, यहाँ एन क्या है, एक विषम संख्या है। एन क्या है, यहाँ एक विषम संख्या है। तो कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं हम। एन क्या है, यहाँ एक विषम संख्या है, यानी कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं। यदि ए की पावर क्या करूं मैं, यहाँ 1 करूं, और यहाँ बी की पावर भी क्या करूं, 1 करूं, और यदि मैं इसका एक सूत्र खोलने लगूं, तो हमारा सूत्र भी क्या बनेगा, ये ए माइनस बी। ठीक है, क्या बनेगा, ए माइनस बी। और यदि इससे अगली संख्या ओड लूँ, तो इससे अगली संख्या ओड कौन सी है हमारी, 1 से। ए की पावर यदि मैं यहाँ लूँ, ए की पावर यदि मैं यहाँ लिखूँ 3, और बी की पावर भी क्या लिखूँ, यहाँ 3। अभी ध्यान से सुनो, ए की पावर भी क्या लूँ मैं यहाँ 3, और बी की पावर भी क्या लूँ मैं यहाँ 3। तो यहाँ कौन सा सूत्र बनना है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके बराबर क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, और इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये था। ठीक है, और यदि मैं ए की जगह, अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये, ध्यान दो, यहाँ एक फैक्टर ये हो गया, ये फैक्टर ही तो है इसके। अब ध्यान से सुनो, ये ए क्यूब और माइनस बी क्यूब के 2 फैक्टर मिले हमें। एक मिला ए माइनस बी, और एक मिला ये हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके फैक्टर ही तो मिले, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये। ठीक है, अभी ये यदि कोई संख्या है ये वाली, तो ये वाली संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, इन दोनों फैक्टरों से विभाजित होनी चाहिए, इससे और इससे। ये संख्या विभाजित हो जानी चाहिए। जैसे मैं यदि यहाँ एक, अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ 2, यदि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, और 2 की पावर कर रहा हूँ 3 माइनस, और 1 की पावर कर रहा हूँ यहाँ 3, और अब इसको मैं सोल्व करूँगा, यदि 2 माइनस 1, और यहाँ करेंगे हम 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ
1 गुणा 2 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका करेंगे हम, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा ये एक फैक्टर हो गया, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 का भी यहाँ 1 का क्यूब और प्लस 1 और प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 7 यानी 1 गुना 7 अर्थात ये क्या हुआ सारा का सारा 7 और 7। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ समान हो गए। तो ध्यान देना ये इसकी क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ये क्या है दोनों के दोनों ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। यदि मैं इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को विभाजित करने लगूं तो ए माइनस बी से भी हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, और ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी ये हमेशा क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा इसको उतारो पहले आराम से। सभी बच्चे एक बार यहाँ और ध्यान दें इस पर 2 बार से। देखो करना कैसे है, यहाँ ध्यान दो यहाँ सभी बच्चे। मैंने यहाँ क्या लिखा था, यदि ए की पावर और बी की पावर क्या हो यहाँ समान हो, और मैंने बताया था कि यदि n एक ओड नंबर हो। ठीक है, ओड मतलब विषम संख्या हो, तो क्या करेंगे मैंने यहाँ ये बताया एक यदि हमारी सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1 है, तो a की पावर 1 करूँ और b की पावर 1 करूँ यहाँ, तो हमारा जो सूत्र खुलेगा ये वाला a माइनस बी, ध्यान दो भी। और यदि मैं यहाँ अगले ओड नंबर से करूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारा एक फैक्टर क्या बनेगा सबसे पहला a माइनस बी। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा हमारा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यदि ध्यान दो यदि एक अगला हमारी विषम संख्या कौन सी है 5 माइनस और बी की भी पावर 5, इसको मैं खोलने लगूँ तो एक फैक्टर हमारा हमेशा बनेगा कौन सा a माइनस बी। ठीक है, और ये कुछ भी खुले अब आगे उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि मुझे पता है कि ये संख्या जो भी रहेगी ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। हमें एक फैक्टर का मालूम हो जाए तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। यहाँ मुझे मालूम हो रहा है कि यदि मैं विषम संख्याओं से a माइनस बी में खोल रहा हूँ तो हमारा एक फैक्टर हमेशा बन रहा है कौन सा a माइनस बी, और यहाँ भी क्या बन रहा है हमारा a माइनस बी, और यहाँ भी क्या बन रहा है हमारा a माइनस बी। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारी यहाँ कुछ भी पावर रही होगी 123 रही होगी, b की पावर भी 123 रही होगी, तो इसका फैक्टर हमेशा एक जरूर बनेगा कौन सा a माइनस बी। ठीक है, तो एक फैक्टर मालूम हो जाए हम संख्याओं को वहाँ से पता कर सकते हैं कि इसके कौन सी संख्या से क्या होगा वहाँ विभाजित होगा। तो ये भी उतारना है तो बताओ, नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, हटा दूँ। ठीक है, दूसरा ध्यान दो, मैं ओड नंबर की बात कर रहा हूँ। यदि यहाँ चिन्ह बदल जाए फिर क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाए यहाँ तो क्या होगा, और ओड नंबर की बात हो रही है। अब की बार था हमारे पास में माइनस का चिन्ह, अब की बार क्या हो गया यहाँ प्लस का। नंबर क्या है यहाँ, यदि n क्या है यहाँ ओड नंबर, अभी भी n क्या है यहाँ ओड नंबर है, तो यहाँ अब की बार क्या हो जाएगा हमारा, यदि ओड नंबर क्या होता है हमारा सबसे छोटा 2, सॉरी ठीक है 1, और दूसरा हमारा यहाँ चिन्ह बदलना है केवल हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ दूसरा हमारा ओड नंबर होगा ये, और ये हो जाएगा हमारा इस बार a प्लस बी, और ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ठीक है a बी।
यदि और मैं यहाँ करूँ a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 और यहाँ एक फैक्टर हमेशा बनेगा हमारा कौन सा, a प्लस b। तो अभी मुझे मालूम हुआ यदि ये हमारा चिन्ह भी बदल जाए तो मुझे मालूम होना चाहिए कि यदि यहाँ हमारा चिन्ह हुआ तो हमारा एक सूत्र होता है ये वाला, यदि प्लस का चिन्ह हुआ और नंबर हमारा क्या हुआ, ओड हुआ, दोनों संख्याओं के बीच में एक प्लस का चिन्ह हुआ और हमारा क्या है यहाँ समान है और कौन सा है, ओड नंबर है, तो हमारा एक सूत्र हमेशा बनेगा, एक फैक्टर हमेशा बनेगा a प्लस बी और हमेशा बनेगा a प्लस बी और a प्लस बी। यदि यहाँ चिन्ह माइनस का हुआ तो हमारा एक फैक्टर हमेशा बनेगा कौन सा, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, हमेशा बनता हुआ चले जाएगा, चाहे दुनिया की कोई से भी और नंबर लेकर के चले जाए। ठीक है, तो इसको उतारो, दोनों को उतारो जल्दी से। यदि अब यहाँ ये हटा दो, यदि a और b की घात क्या हो यहाँ इस बार, इवन नंबर हो, ठीक है, क्या हो, इवन मतलब इवन नंबर हो, और इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। ठीक है, क्या हो, एक सम संख्या हो, तो क्या होगा फिर हमारा यही है, इस बार केवल n की जगह क्या रखना है, हमें एक सम संख्या रखनी है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ a माइनस बी और n, ये भी n है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ n, यहाँ क्या है, एक n एक सम संख्या है। अब मैं यहाँ n को कोई भी एक सम संख्या लिख सकता हूँ, सबसे छोटी सम संख्या हमारी होती है 2 और माइनस b, यहाँ 1 की पावर 2 और माइनस b की पावर 2, तो इसका जब हम सूत्र खोलेंगे एक बार ये प्लस में खुलता है और एक बार माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना है ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में खुलता है और एक बार माइनस में, तो इसके हमें क्या मालूम हुआ कि इसके कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये जो भी संख्या रहेगी इवन नंबर वाली, ठीक है, और यहाँ चिन्ह कौन सा हो, उनके बीच में माइनस का हो, और यहाँ n क्या हो, समान हो और एक सम संख्या हो, तो हमेशा वह संख्या a प्लस बी से भी विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी। बात समझ में आई। जैसे यहाँ कोई भी संख्या अब की बार सीधी करके दिखाएंगे, चलो यहाँ 4 लिखूँ मैं, यहाँ यदि लिखूँ मैं 2 और 2 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ लिख सकते हैं हम, चलो 4 लिखेंगे क्योंकि फिर नहीं तो भी ऐसी अभाज्य संख्या बनेगी, और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ a को क्या लिखा मैंने 2, b को क्या लिखा 4, तो a और b तो जोड़ने हैं यहाँ 4 प्लस 2, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, 2 को यहाँ ले लो और 4 को यहाँ ले लो, नहीं तो माइनस में आएगा चिन्ह वहाँ, ठीक है, और 4 माइनस 2, अब ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ 16 और ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, एक 6 है और एक 2 है, यही तो बने कि यहाँ डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, और इसको भी सोल्व करो पहले, यहाँ कितना बचेगा हमारा 12 और 12 के 2 फैक्टर दिखाई दिए हमें 6 और 2। अब चेक करते हैं, ये मैंने बताया था कि हमेशा यदि 12 के कोई भी फैक्टर है, 12 हमेशा हर एक फैक्टर से अपने क्या होगा, विभाजित होगा, चाहे वो कोई भी एक फैक्टर हो, लेकिन होना चाहिए वो
12 का ही एक फैक्टर। तो मुझे पता है कि ये संख्या और ये संख्या बराबर ही तो है भाई, ये वाला मान और ये 6 दूनी 12 और ये भी 12, ये भी। लेकिन यदि मैं इसको फैक्टर में तोड़ करके लिखूं 12 में, तो 6 दूनी क्या होते हैं 12। अब मैं ये बात सोच रहा हूँ कि 6 क्या है 12 का एक फैक्टर है, और 2 क्या है 12 का फैक्टर है। यदि ये 12 के दोनों 6 और 2 फैक्टर है, तो ये इन दोनों से क्या होना चाहिए, ये विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 6 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये क्या थे हमारे, ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ फैक्टर है। ये कोई भी संख्या रही होगी, इन संख्याओं से ये वाली संख्या हमेशा क्या होगी यहाँ विभाजित होगी। और मुझे एक फैक्टर मालूम हो जाए तो मैं बता सकता हूँ कि वो संख्या किसी भी फैक्टर से भाग करेगी तो शेषफल हमेशा क्या होगा वहाँ 0 होगा। ठीक है, तो दूसरा यहाँ देखते हैं, यदि इस बार n चिन्ह बदल रहे हैं, इस बार हम प्लस a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है यहाँ सम संख्या है, यही तो है सम संख्या है। तो क्या होगा यदि यहाँ चिन्ह बदल जाए, यहाँ कौन सा चिन्ह था माइनस था, अभी भी यहाँ n क्या है सम संख्या है, और यहाँ भी क्या था एक सम संख्या थी। तो सम संख्या लिखेंगे हम यहाँ कोई भी सम संख्या 2 प्लस इसको भी क्या कर लेंगे यहाँ 2 कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, ये अलजेब्रा में कोई भी यहाँ इसका सूत्र नहीं होता है, और ना ही ये a माइनस बी से विभाजित होगा और ना ही a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक है, इसका कोई भी अलजेब्रा में सूत्र नहीं होता है। ये ना तो a माइनस बी से विभाजित होगा और ना ही a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक है, जब इसका कोई फैक्टर है ही नहीं तो इसको हम कैसे विभाजित कर देंगे किसी फैक्टर से। ठीक है, तो ये सिचुएशन मिलेगी हमें, यहाँ कोई सम संख्या मिलेगी और चिन्ह हमारा उन संख्याओं के बीच में क्या हुआ प्लस का चिन्ह हुआ, और उनकी पावर क्या है वहाँ एक सम संख्या है, तो उसका कोई भी अलजेब्रा में क्या नहीं होगा वहाँ सूत्र नहीं होगा, यानी ना ही वो a माइनस बी से विभाजित होगा ना ही a प्लस बी से। तो चारों कंडीशन पढ़ ली हमने, और एक इवन नंबर वाली भी और एक ओड नंबर वाली भी। अब उतारो, अब क्वेश्चन करेंगे यहाँ से 1-2। हटा दो इसे। आप देख लो एक बार, तब तक मैं क्वेश्चन लिखूं क्या क्या। यहाँ 4 कंडीशन बताइए, उसी एक में से एक क्वेश्चन है, उसी एक कंडीशन में से। हाँ, वो एक क्वेश्चन ये बता दो, फिर कल को करेंगे यहाँ से क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, को 6 से विभाजित किया जाता है, किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए इसमें हमारे, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। ध्यान दो, ये एक क्वेश्चन, अभी रुको, मैंने ये बताया था कि ये देखो सबसे पहले पावर कैसी है, कौन सी संख्या है
विषम संख्या क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि यदि इस संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? 3 होगा। शेषफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हमारी घात समान है भी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ घात क्या है? समान है। और कौन सी संख्या है? घात भी हमारी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या हमारी क्या होती है? हम विषम संख्या में हमारा एक फैक्टर क्या होता है? a माइनस बी होता है हमेशा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ a माइनस बी करना है। तो ध्यान दो, यहाँ 27 में से 15 करेंगे, ये a और ये क्या है हमारा? b तो है। 27 क्या है हमारा? a और 15 क्या है यहाँ? b है। तो हमारा यहाँ इसमें से 27 में से 15 जाएंगे, एक फैक्टर तो यही बनेगा हमारा। तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ कितना बचेगा? 12। और ये बोल रहा है कि यदि मैं उस फैक्टर को जो भी संख्या रही होगी वो अपने एक फैक्टर से विभाजित जरूर रही होगी। किससे रही होगी? 12 से विभाजित जरूर रही होगी। और दूसरे फैक्टर से भी क्या होगी? वो विभाजित होगी। दोनों से 0 ही शेष बचना चाहिए। जब दूसरे इससे शेष 0 बच रहा है तो दूसरे वाले से भी 0 ही बचना चाहिए, या दूसरे वाले से 0 बच रहा है तो इससे भी क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो ध्यान दो, और मेरा एक फैक्टर ये है, यदि इस 6 के भी 2 फैक्टर है, एक ये मेरा एक फैक्टर क्या है? 12। ठीक है, और इस 12 को भी किस किस से विभाजित कर सकता हूँ मैं? 6 से विभाजित कर सकता हूँ कि नहीं? ये भी तो 6 भी तो 12 का फैक्टर है। यदि कोई संख्या 12 से विभाजित हो रही है तो 6 से तो वो अपने आप ही हो जाएगी। कोई संख्या 12 से विभाजित हो रही है तो 6 से तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, क्योंकि 12 की कौन जो हर एक फैक्टर से विभाजित होगी वो संख्या 12 से तो होगी और 12 से के हर एक फैक्टर से विभाजित होगी। तो जो भी संख्या रही होगी वो 12 से और 6 से क्या रही होगी? पूरे तरीके से विभाजित रही होगी। तो शेषफल क्या बचा होगा? वहाँ 0। ठीक है, क्या बचा होगा? वहाँ 0। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस यही ध्यान देना था, कुछ भी। तो शेषफल क्या रहा होगा? क्योंकि ये मैंने देखा कि यहाँ तो मेरे पास में 12 बचा और 12, अब मुझे तो भाग देना था किससे? 6 से, लेकिन मेरा फैक्टर क्या आया? 12, और वहाँ फैक्टर को देना है, मुझे तो फैक्टर से भाग देना होता है संख्या को, लेकिन संख्या क्या है? 6। तो ये 6 भी तो किसका फैक्टर है? एक 12 का ही फैक्टर है। जब वो 12 से भाग हो तो 6 से भी हो ही जाएगी। यदि ये 6 12 का फैक्टर नहीं होता तो फिर वो 12 से भी विभाजित नहीं होती, और ना ही फिर किससे विभाजित होती? वो 6 से। बात समझ में आई? और यहाँ इसकी 6 की जगह क्या हो सकता था? 12 भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। 6 की जगह क्या हो सकता था? 12 भी हो सकता था, या 3 भी हो सकता था, या 2 भी हो सकता था, और वेरी गुड 4 भी हो सकता था। इसमें से कुछ भी हो सकता था, जितने भी 12 के फैक्टर है, या फिर 12 भी हो सकता था। ठीक है, इन सब से क्या होगी? वो संख्या पूरे तरीके से विभाजित होगी। उतारो। एक क्वेश्चन और करेंगे। लोग पढ़ोगे या क्या? एक क्वेश्चन और करना है, बताओ। चलो देखो, आसान सा ही है। ऑप्शन जरूर होने चाहिए हमारे पास में इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के कल करेंगे और क्लोक को करेंगे हम
क्लॉक का बेसिक हम यहाँ समाप्त करके ही जाएंगे आज। क्वेश्चन है हमारा, डरो मत, ठीक है, बिल्कुल भी। 5 की पावर है 2n प्लस -2 की पावर है 3n का एक गुणनखंड है। ऑप्शन है इसमें, प्रश्न नंबर हमारा तो है ऑप्शन ए है हमारा 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। चलो ध्यान दो, यहाँ 5 की पावर कितनी दिखाई दे रही है, n। यहाँ n एक, दोनों जगह n एक समान संख्या रही होगी। n जो भी रही होगी, हमें यहाँ दिया नहीं गया कि n विषम है या सम है, लेकिन हमें पावर दी गई है किसकी, 5 की पावर कितनी है 2, और n को ऐसे करूँ और -2 की पावर करूँ यहाँ 3, और यहाँ अभी भी तो ये यही है। यदि मैं इसको ये लिखने लग जाऊँ तो ये ही बन जाएगा, यही बन जाएगा कि नहीं? यही तो बन जाएगा भाई। यदि मैं इसको ऐसे, इसको ब्रैकेट में से यहाँ इसको, इसकी जैसे यहाँ कोई 5 की पावर 2 है और इसकी भी पावर कितनी है n है, तो यहाँ ही आपस में क्या होती है, दोनों पावर मल्टीपल में होती है, गुणा में होती है। ठीक, इसमें होती है गुणा में। तो यहाँ जब ये गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, ये 2n, और ये कितना हो जाएगा 3n। भाई मैं 3 की गुणा n में करूँगा तो ये कितना होगा, यहाँ 3n हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान दो। अब यहाँ इसको यहाँ बनाओ, कितना बनेगा, 5 बजे 25, और इसकी पावर कितनी है यहाँ n माइनस, और ये कितना बनेगा यहाँ 8, और इसकी भी पावर कितनी है n है। अब ध्यान दो, यदि मैं यहाँ ये नहीं बताया गया कि n यहाँ ओड है या विषम है, तो मैं यहाँ कुछ भी लूँ, यदि n को यहाँ सम लूँ तो ये एक बार क्या होगा, यहाँ एक बार माइनस में बनेगा और एक बार प्लस में बनेगा, यही तो बनेगा, पढ़ा होगा अभी। और यदि मैं इसको यहाँ इसी n को यदि मैं 3 लूँ, मतलब एक विषम संख्या लूँ, एक ही ले लूँ, चलो एक ही ले लिया, तो n की जगह एक लिखूंगा तो तब भी एक फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस बी। तो अब ध्यान दो, यदि मैं यहाँ n की पावर ओड रख रहा हूँ या इवन रख रहा हूँ, तो उसका एक फैक्टर हमेशा क्या बन रहा है, a माइनस बी। तो वो संख्या, जो भी ये संख्या रही होगी, किससे विभाजित होनी चाहिए, a माइनस बी से। तो यहाँ 25 में से 8 घटाओ, कितने बचे, कितने बचे 17, तो कितने बचे 17। और उसने ये बोला है कि एक गुणनखंड है, तो कौन सा है, कौन सा निकला, ठीक है। तो आंसर भी हमारा बिना पेन के क्वेश्चन है। करो ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, प्रश्न नंबर 3।
पूरी कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। हो भी गया होगा मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हो गया। हाँ राहुल, घर से करके लाइयो, ठीक है, जिससे नहीं हुआ। के एक विषम संख्या, यहाँ बिल्कुल ठीक जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं है। यहाँ और अच्छे से बता दिया गया है कि के क्या है, यहाँ एक विषम संख्या है। वहाँ तो बताया भी नहीं गया था, लेकिन यहाँ हमें बता दिया गया है कि के क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये तो और भी आसान हो गया, ठीक है। ढूंढना नहीं है, यहाँ के को बता दिया गया है कि ये विषम संख्या है। और आज की क्लास इतनी। अभी हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में पढ़ेंगे हम क्लॉक।